हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, यह अधिनियम कब से लागू हुआ। तो दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जब मैं एक्ट जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, तो वहाँ पे मैंने बताया कि जो डेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। एक तो लागू वाला डेट और दूसरा जो है जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा जो है स्वीकृति मिला। तो लागू जो है ये 9 दिसंबर 2013 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो परमिशन मिला था वो 22 अप्रैल 2013 को मिला था। तो दोनों डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो किसी कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला से अभिप्रेत है। तो व्यथित महिला का डेफिनेशन जो है ये सेक्शन 2A में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। 2 क यानी कि 2A में दिया हुआ है। और व्यथित महिला से तात्पर्य कोई महिला जो प्रत्यर्थी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। व्यथित व्यक्ति से निम्नलिखित अभिप्रेत है। तो व्यथित व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा है डी, 3D, क्योंकि किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु के ऐसे नियोजित महिला जो प्रत्यर्थी पर लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन अभिकथन करती है, ये भी सही है। कोई महिला नियोजित नहीं है, प्रत्यर्थी पर उत्पीड़न के कार्य अभिकथन करती है, निवासकारी में नियोजित, यानी कि ये सारा जो है आ जाएगा व्यथित व्यक्ति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कार्यस्थल पर किसी महिला का लैंगिक उत्पीड़न तभी माना जाएगा जब वो महिला नियोजित हो, नियोजित नहीं हो, चाहे नियोजित हो या नियोजित ना हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी सही है, चाहे वो नियोजित हो या नियोजित ना हो, ठीक है। व्यथित महिला को निम्न में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो अभी मैंने पहले बताया कि 2 क यानी कि 2A में जो है व्यथित महिला को परिभाषित किया गया है, ठीक है। और अगर बात करते हैं 2 ख में, तो 2 ख में समुचित सरकार को जो है परिभाषित किया गया है। और 2 ढ, ठीक है, जो है यहाँ पे 2 ढ में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। और 2 ड में जो है कार्यस्थल को परिभाषित किया गया है। एक बार फिर से चेक देखते हैं। 2A में व्यथित महिला, 2 ख में समुचित सरकार, 2 ढ में लैंगिक उत्पीड़न और 2 ड में कार्यस्थल को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही है। प्रश्न नंबर 6 पे हम आते हैं। लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने बताया 2 ढ में जो है लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न नहीं है, ठीक है। तो श्लील साहित्य दिखाना ये लैंगिक उत्पीड़न है। शारीरिक संपर्क फायदा उठाना, श्लील टिप्पणी करना ये लैंगिक उत्पीड़न है। साथ में खाना खाने का अनुरोध करना ये लैंगिक उत्पीड़न नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। उत्पीड़न में निम्न कार्य सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है, तो कोई निंदनीय शाब्दिक अर्थ ये भी सम्मिलित है। शारीरिक आचरण करना ये भी जो है इसमें सम्मिलित है। लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणी, शरीर का संपर्क में हो जाना, यही ऑप्शन जो है सही है हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यस्थल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कार्यस्थल के अंतर्गत जो है सभी स्थान आएंगे। शैक्षणिक स्थान कोई हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कार्यस्थल के अंतर्गत आता है कोई निवास गृह स्थान, परिचर्या, स्टेडियम, यहाँ पे भी उपयुक्त सही है। सभी जो है कार्यस्थल के परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं किसी महिला का किसी कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान जो है सेक्शन
3(1) में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, आचरण या परिस्थितियों लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा? ठीक है, तो कौन सा कार्य जो है यह लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही है। जितने भी ऊपर काम दिए गए सब लैंगिक उत्पीड़न माने जाएंगे। कौन सी परिस्थितियां लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत माना जाएगा? तो कोई भी अपमानजनक आचरण, शत्रुतापूर्ण, ये सब भावी नियोजन की परिस्थिति के बाद ये सब जो है माना जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आंतरिक परिवाद जिसे हम बोलते हैं आईसीसी का गठन कौन करेगा? ठीक है, तो जो कार्यस्थल का नियोजक होगा वो इसका गठन करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की आंतरिक परिवार समिति प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों तक हो सकता है? तो इसका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों तक हो सकता है मैक्सिमम। समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित करेगा। ठीक है, जो समुचित सरकार है तो किसको करेगा? तो या तो वो कलेक्टर हो सकता है या उप कलेक्टर हो सकता है। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कलेक्टर, अपर जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, यानी कि तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से किसी को भी वो क्या कर सकता है? वो अधिसूचित कर सकता है। स्थानीय परिवार समिति का गठन कौन करता है? ठीक है, स्थानीय जो परिवार समिति का गठन है वो जिला अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करता है। जिलाधिकारी स्थानीय परिवार समिति का गठन कब करेगा? तो ये जो है जहां परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध हो, लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में परिवाद किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये आंतरिक परिवार समिति में भी किया जा सकता है, स्थानीय परिवार समिति में, दोनों में भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित किया जाता है। तो किसे नामित किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है। स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये होता है कितना? स्थानीय सदस्य के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, और आईसीसी के लिए भी 3 वर्ष था। ठीक है, अब यहाँ पे सुमेलित करने के लिए ये पूछा है, तो कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? ठीक है, तो लैंगिक उत्पीड़न का निवारण जो है ये चीज देख रखा है सेक्शन 3 में, ये भी सही है। आंतरिक परिवाद का गठन सेक्शन 4 ये भी सही है। स्थानीय परिवाद का गठन सेक्शन 6 ये भी सही है। सेक्शन 9 ये सेक्शन 9 में नहीं है। ठीक है, 16 जो है सेक्शन 9 में जो है नहीं दिया गया है, ये सेक्शन 10 में है। 16 सेक्शन 10 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि कोई व्यथित महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत परिवाद कर सकती है? तो ये जो है 23 का यहाँ पे सेक्शन 9 है ए। अधिनियम 9 के अंतर्गत व्यथित महिला परिवाद किसके समक्ष किया जा सकता है? तो ये किसके समक्ष कर सकती है? तो यहाँ पे जो है एक तो आंतरिक परिवाद के समिति कर सकती है, स्थानीय परिवाद में, यानी दोनों जगहों पे कर सकती है। तो लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद करने की समय सीमा क्या है? ठीक है, तो समय सीमा जो है इसका घटना की तारीख से 3 माह के अंदर, ठीक है, घटना की तारीख से 3 माह के अंदर इसकी समय सीमा है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई व्यथित महिला परिवाद करेगी, लिखित, मौखिक या दोनों या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि जो लिखित, ये हमेशा हमेशा लिखित ही करेगी।
अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है तो वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अन्य लोग हैं एनजीओ, उनकी सहायता से जो है वो लिखित करवाएगी। ठीक है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना से स्थापित महिला घटना की तारीख से 3 माह के भीतर परिवाद करने में युक्तियुक्त कारण से निवारित थी, जहां परिवाद करने के लिए समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। तो परिवाद के लिए समय सीमा कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 3 माह से अनधिक। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। परिवाद की समय सीमा में वृद्धि कौन कर सकता है? ठीक है, तो इसकी वृद्धि जो है आंतरिक समिति भी कर सकती है और स्थानीय समिति भी, दोनों कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सत्य कथन का चयन कीजिए। व्यतीत महिला परिवाद करने में असमर्थ होने पर कोई विधिक वारिस, अन्य व्यक्ति और भी दोनों कौन हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो है कर सकते हैं, या तो व्यतीत महिला करे या नहीं तो उसके बिहाफ पे जो है कोई वारिस जो है विधिक वारिस कर सकता है। अधिनियम के अंतर्गत 16 का प्रावधान सेक्शन 10 में है। मैं पहले बता चुका हूँ कि सेक्शन 10 में जो है ये प्रावधान दिया गया है। 16 किस प्रक्रम पर हो सकता है? ठीक है, तो 16 जो है जांच प्रारंभ होने से पूर्व हो सकता है। कोई भी 16 होगा तो जांच प्रारंभ से पूर्व। ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 की कार्रवाई किसके अनुरोध पर किया जा सकता है? तो भाई किसके अनुरोध पर होगा? तो सिंपल बात है, व्यथित जो व्यक्ति महिला है, जो व्यक्ति है महिला के अनुरोध पर जो है अनुरोध से करके वो सुलह कर सकता है। अधिनियम की धारा 10 के अधीन सुलह का आधार नहीं होगा, धन संबंधित आधार नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। परिवादी की जांच कितने दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए? मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो, तो ये याद रखना 90 दिन की अवधि के भीतर जो है पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति की वह शक्तियां प्राप्त है जो, तो ये किसको प्राप्त है, यानी किनकी शक्तियां जो है इन लोगों को प्राप्त है? तो जो सिविल न्यायालयों को जो शक्ति प्राप्त है, ठीक है, वो इनको भी प्राप्त है। घरेलू कर्मकार के परिवाद से यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, स्थानीय परिवाद भारतीय दंड संख्या धारा 509 या अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हमला रजिस्टर करने के लिए पुलिस भेजेगी। तो पुलिस जो है 7 दिन के भीतर जो है भेजेगी। अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन न्यायालय प्रत्यर्थी की अपराध का दोषी ठहराए जाने पर दंडादेश के साथ दे सकेगा। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन सही है। ऐसी राशि के संदाय करने का आदेश न्यायालय समुचित समझे। ऑप्शन नंबर ए सही है। परिवाद की जांच के दौरान व्यथित महिला के अनुरोध पर नियोजक कर सकता है। तो क्या कर सकता है नियोजक? व्यथित महिला के 3 माह की छुट्टी मंजूर कर सकता है, ये भी ठीक है। स्थानांतरण कर सकता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस अधिनियम की यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपनी जांच के निष्कर्षों को रिपोर्ट किसे उपलब्ध कराएगा? तो जो कुछ भी होगा जांच वगैरह का निष्कर्ष, वो जो है यथास्थिति नियोजक जिला अधिकारी को या संबंधित पक्षकार को जो है ये देगा। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच रिपोर्ट कितने दिन के भीतर नियोजित जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगा? तो ये जो है 10 दिन के भीतर। जांच में प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक या जिला अधिकारी निम्नलिखित सिफारिश करेगी। तो इसका जो सिफारिश है वो जो है लैंगिक उत्पीड़न कार्रवाई करने के लिए, वेतन मंजूरी कटौती करने के लिए, या व्यथित महिला को विधिक वारिस को देने के लिए, तो ये सब जो है हो सकता है। नियोजक या जिला अधिकारी समिति के सिफारिश पर कितने दिन के भीतर कार्रवाई करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 60 दिन के भीतर जो है कार्रवाई करेगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। जांच रिपोर्ट के प्रति संबंधित पक्षकार का दिया जाना आवश्यक नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति महिला या अन्य व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद करती या कूटरचित दस्तावेज पेश करती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगा वो जो है लागू सेवा नियम के अनुसार होगा, या जहाँ सेवा नियम है ऐसे रीति जो कोई रीत भी है तो उसके हिसाब से क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिनियम की किस धारा के अधीन परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की जाती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, धारा 14। व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों के निर्धारण में निम्नलिखित में किन बिंदुओं पर ध्यान में रखा जाता है? ठीक है, तो कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान में रखा जाता है? तो पहला, आय, वित्तीय आय क्या है, चिकित्सकीय व्यय क्या है, अवसर की हानि क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। प्रतिकर की अवधारणा में अंतरिक्ष समिति या स्थानीय समिति निम्न में से किन बातों का ध्यान में नहीं देगी? ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा 47 का डी है, पीड़िता की सामाजिक परिस्थिति को। इस तरह के अंदर कौन सी धारा जांच कार्रवाई से संबंधित पक्षकारों के नाम, पहचान, पता प्रकाशित और या सार्वजनिक पर रोक लगाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 16। कोई व्यक्ति जो परिवार जांच की कार्रवाई की सिफारिशों का कर्तव्य सौंपा गया धारा 16 के नियमों का उल्लंघन करता है, तो जब धारा 16 के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसको क्या हो सकता है? तो उसके लिए नियम के अनुसार, उपबंधों के अनुसार शास्तीय पनिशमेंट मिलेगा। जहाँ सेवा नियम नहीं है वो रियायत के हिसाब से विहित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सुमेलित करना है तो कौन सा युग में नहीं है, सॉरी सुमेलित युग में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि प्रतिकर का अवधारणा 15 में, मिथ्याचार के लिए दंड 14 में, परिवार के अंतर वस्तु 16 में, 17 में जो है अपील नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, टोटल जो है 17 में अपील नहीं है। कार्रवाई की सिफारिश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? ठीक है, तो ये जो है कोई भी कार्रवाई के विरुद्ध जो अपील होगा, ठीक है, वो सेवा नियम के अनुसार न्यायालय को, सेवा नियम के अनुसार अधिकार को, ठीक है, और ए और बी दोनों जिला न्यायालय को। तो ये दोनों होगा ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 18 के अधीन सिफारिशों की अपील की जा सकेगी, तो किस सेक्शन में जो है अपील ये की जा सकेगी, मतलब कितने दिन के भीतर? तो ये जो है 90 दिन के भीतर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नियोजक के कर्तव्य किस अध्याय में दिए गए हैं? तो नियोजक के कर्तव्य जो है अध्याय 6 में दिए गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करते हैं जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ किस धारा में दी गई हैं। ठीक है, तो जिला अधिकारी की जो कर्तव्य और शक्तियाँ, देखो यहाँ सीधे सीधे जो है आपसे ये पूछ रहा है सीधे सेक्शन बेस्ड। तो हमने बताया था कि जितने भी आखिरी में होंगे, ठीक है, वो सारे जो है सेक्शन बेस्ड ही होंगे। ठीक है, तो सेक्शन बेस्ड जो है हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियों को जो है ये बताया गया है आपका 54 नंबर वाले में, सेक्शन 20 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अधिनियम के अधीन समिति वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55, तो नियोजक को, जिलाधिकारी को, ए और बी दोनों किसे प्रस्तुत करेगी? तो ये जो है नियोजक को, जिलाधिकारी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों को। राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट भेजी जाती है जिलाधिकारी द्वारा, नियोजक द्वारा, किसके द्वारा जो है
ये भेजी जाएगी। तो भाई यहाँ से जो है जिला अधिकारी ही क्या करेगा, भेजेगा राज्य सरकार को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने वाले नियोजक उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पे पूछा कितने दिन के लिए इनको सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये जुर्माने से बस ये जुर्माना है 50,000 का, और कोई जो है पनिशमेंट नहीं है। अधिनियम की किस धारा के अधीन नियोजक को दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, तो वो धारा 26 के अंतर्गत यदि कोई नियोजक अधिनियम के अधीन दूसरी बार दोषसिद्धि किए जाने पर दंडित किया जा सकता है तो पहला दोषसिद्धि आरोपित दंड से दुगने दंड के लिए। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय कब संज्ञान ले सकता है, तो न्यायालय जो है परिवाद किए जाने पर भी संज्ञान लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण कौन कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दंडनीय विचारण होगा, ठीक है, वो जो है या तो महानगर मजिस्ट्रेट करेगा या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण कौन करेगा। ठीक है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, कोई अभी देखो यही पता है प्रथम वर्ग और महानगर, तो महानगर इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में है प्रथम वर्ग, तो प्रथम वर्ग लगा देना। ऑप्शन नंबर ये सही है। इस अधिनियम के अधीन अपराध होता है, तो अपराध क्या है, संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। ठीक है, किस टाइप का अपराध है, तो ये असंज्ञेय है। ठीक है, यहाँ पे जो है असंज्ञेय अपराध है, सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो इसमें कौन सा है ये हमको देखना है। तो ये तो 9 में है, विदेश पूर्व परिवार 14 में, 26 यही है। न्यायालय द्वारा संज्ञान जो है 28 में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है, तो इसमें असत्य कथन है कि विरुद्ध केवल आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी। 9 सेक्शन 9 क्लास 2 के अधीन अपराध शारीरिक असमर्थता में असमर्थ होने पर शिकायत कर सकेगा, तो यहाँ पे सभी लोग शिकायत कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 क्लास 1 के अधीन व्यथित महिला अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहाँ शिकायत फाइल की जा सकेगी। ठीक है, कहाँ पे, नातेदार या मित्र द्वारा, विशेष शिक्षक द्वारा, मनोवैज्ञानिक द्वारा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 68, तो कौन सा सही सुमेलित युग्म है 68 में, तो ये सभी जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 69 में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के हित में नियोजक या जिलाधिकारी में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी निम्नलिखित सूचना मांग सकती है। ठीक है, तो वो कौन, समुचित सरकार। समुचित सरकार नियोजक या जिलाधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के बारे में लिख कर सकेगी एवं सूचना की मांग अभिलेखों द्वारा कार्यस्थलों के निरीक्षण करा सकेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, सेक्शन 25 के अंतर्गत। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 धारा 15 निम्नलिखित किस संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है प्रतिकर का अवधारण से संबंधित है। कार्यस्थल पर महिलाओं यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई, तो ये 22 अप्रैल 2013 को प्राप्त हुई। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम के 2013 के अंदर कर्मचारी का क्या अर्थ होगा, तो कर्मचारी का अर्थ जो है नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से हमने टोटल 73 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो जो भी क्वेश्चन आएगा
ये जनरल वे में ही पूछे जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यदि आप नए हमारे चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।